नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं। शराब घोटाले ने मानो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सुनवाई के दौरान ईडी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे तहलका मच गया है। ईडी ने कोर्ट को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट सौंपा करते थे। इस खुलासे के बाद इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शराब घोटाला मामले में अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है? देखिए एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल की रिहाई मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे तहलका मच गया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों का नाम लिया था। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने उन्हें पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। इस सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के इस दावे के बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई, जहां बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इस मामले में फंसाकर सुनीता केजरीवाल को आगे लाने का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि पुराने बयान को जोड़ तोड़ कर दिखाया जा रहा है। आइए सुनाते हैं इस मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा। जो हमने 2 दिन पहले बात कही थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसका खुलासा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वो शायद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं पद। सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद ने कहा कि लो, अब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। तो आतिशी मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का किंग पिन के द्वारा नाम लिया जाना, जो शराब घोटाले का किंग पिन है, ये एक नई स्टोरी शुरू कर रहा है। देखते जाइए इस भ्रष्टाचार की जड़ कहां तक जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के इस दावे का कितना असर होगा और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो अब क्या सौरभ आतिशी की बारी है? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है क्योंकि आबकारी घोटाले की जो आंच है वो काफी दूर तक आ गई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है मोहम्मद आसिफ जी। आसिफ जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है संजीव निगम। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, संदीप चौधरी जी। आप सभी का स्वागत है। चलिए, पहले मैं रुक करना चाहूंगी अनिल गुप्ता जी का। अनिल जी, क्या लगता है अब सौरभ और आतिशी जी की बारी है? अनिल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए माइक को अपने। आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, जिस व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार करा है वो बचेगा नहीं। मोदी सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर। और ये शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, राजमहल घोटाला हो, नकली दवाई घोटाला हो, कितने ही घोटाले जो आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में किए हैं और दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं तो इन लोगों के नाम आ रहे हैं, मनी ट्रेल आ रही है, इनके प्रूफ आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं जिसके विरोध में जरा भी प्रूफ मिलेगा। और जहां तक आज इन्होंने बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जी ने कि मैं अब जेल जाऊंगी, ये करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता रोजाना नया एक बहरूपिये वाला नाटक करते हैं। इनको हमेशा मीडिया में हाईलाइट में रहने की आदत है।
और ये खुद ही एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद ही इसको करते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि 3 नवंबर को मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल अनिल से जी, लेकिन सरकार ये भी चलाऊंगा। आरोप लग रहे हैं, आतिशी ने खुद लगाए हैं कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है और उनके लोगों को खरीद रहे हैं। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, हमने पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने पुलिस में कंप्लेंट की थी जब इन्होंने आरोप लगाए थे, और हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की थी आप इसको इन्वेस्टिगेट कर दे। पुलिस ने इनको नोटिस जारी किए हैं कोऑपरेट करने के लिए, पर यह इल्जाम लगाने के लिए, आरोप लगाने के बाद पंजाब में आम आदमी कोऑपरेट नहीं करी। पंजाब में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी सुनने को मिला है। देखिए कानून सबके बराबर साहब है। जो आज का विषय आप रख रहे हो, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि आप नाम उजागर करें। अरे ये खुद ही ड्रामा रच रहे हैं। जब हमने पुलिस में कंप्लेन करी कि ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, इनको नोटिस जारी किए, तो इन्होंने कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे उसमें, और आज भी कर रहे तो उजागर करें ना। हमें हमारे साथ आसिफ जी भी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। एक चीज अभी देखिए, मैं पूरा करूं नहीं करूं अभी। जी आसिफ जी से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं सर, हमारे पास घंटा आप भर है पूरा तो चर्चा कर करने देने के लिए। दीजिए, आप बीच अच्छा, में बात टोक रखिए देते हैं। अपनी, नाराज मत हो, ये बात रखिए। मैडम जब आप कुछ पूछते हैं ना तो एक बारी बात पूरी करके फिर आप चेंज करें, तो मेरा ये निवेदन सर आप लोग बहुत लंबी कहानी बताते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो आप समय तय करते हैं हमारा। देखिए मेरा ये कहना है कि ये रोजाना नया ड्रामा रचते हैं और नया आरोप लगाते हैं, फिर उससे पीछे हट जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो भी ये कहते हैं उसको प्रूफ लाएं या फिर इसको करें। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप ये जो बातें कह रहे हैं, आप नाम बताए क्यों नहीं बताते। हमने पुलिस में कहा, सिस्टम में कहा, पर अब ये कुछ खुद ये इस स्टैंगल होते रहे। और जहां तक आतिशी और सौरभ भारद्वाज की, मैं दोबारा आपके चैनल पे आज बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए अब कहीं ना कहीं ये इनकी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। उस चक्कर में इनकी आपसी जो फूट है वो सामने आ रही है। जी मेरी बात हो गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आसिफ जी आप बताइए, आप किस तरह से इस मैटर को देख रहे हैं? अभी तो महारैली भी की है कांग्रेस ने, क्या लग रहा है आपको मजबूती से अपना मामला उठा पा रहे हैं विपक्ष का? देखिए विपक्ष अपने बात को पूरी तरह जनता के बीच लेके जा रहा है। 10 साल का हिसाब जब इनसे पूछा जाता है कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, ये कहते हैं बाहर की बातें करें। इनसे पूछा जाता है 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, आपने वादा किया था, कह रहे छोड़िए ना आप। इनसे पूछा जाता है किस किस के खाते में 15 लाख रुपए आए, किसी के खाते में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसों की खान इकट्ठी हो गई, ये तो मालूम है। इनसे जब पूछा जाता है किस तरीके से आपने भ्रष्टाचार पे बात की, आप 14 के अंदर भ्रष्टाचार का नारा दे के आए। आज सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ईडी किस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है। अभी हाल फिलहाल का मामला 8 महीने पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, एनसीपी को ले जाने के बाद में 883 करोड़ के रुपए के घोटाले को लेकर जो भाजपा उछाल उछाल के कहती थी, चिल्ला चिल्ला के देश के प्रधानमंत्री कहते थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई। छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो गई। तो ये भ्रष्टाचार की बात किसने, आज की तारीख में अगर सबसे बड़े कोई देश के अंदर भ्रष्टाचारी को शरण देने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने नाम पे वोट मांगते हैं, सरकार बनाते हैं, वही सरकार बनाने के बाद में वही ईडी का दुरुपयोग करते हैं। आज ईडी किस तरीके से काम कर रही है देश को मालूम है। आप ईडी के अलावा इनकम टैक्स विभाग पर भी खैर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी खत्म कर रहा हूँ। किस तरीके 10 दिन तक केजरीवाल जी से पूछताछ होती है, ईडी सिर्फ एक बात कहती है, उन्होंने आतिशी जी और भारद्वाज जी का नाम लिया, बाकी 10 दिन में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये राजनीतिक ड्रामेबाजी नहीं है तो क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये बताए ना। आपको एक पॉलिटिकली पॉइंट दे दिया ईडी ने, बाकी कुछ नहीं करा उसने नहीं कहा कहां से पैसा मिला, किसको दिया, किसको लिया। लेकिन संदीप चौधरी जी भी जुड़े हमारे साथ। संदीप जी आपको क्या लगता है ये मामला अब कहां जाएगा? क्या अगला नाम सौरभ भारद्वाज और आतिशी का होगा? संदीप जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है। जी देखिए मैडम, जिस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं और एनालिसिस करते हैं, पहले सत्येंद्र जैन का जेल जाना, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, संजय सिंह का जेल जाना, फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आतिशी जी जेल जा सकती है, सौरभ भारद्वाज जेल जा सकते हैं, क्योंकि इन सब के जेल जाने के बाद ये दोनों
अच्छे चेहरे हैं। आपने देखा होगा पार्टी को हैंडल करने की बात हो, मीडिया के सामने आने की बात हो, कोई स्टेटमेंट देने की बात हो, तो ये दोनों चेहरे अब और संदिग्ध हो गए हैं जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट था आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो बातचीत होती थी के साथ। तो उसके बाद ये जाहिर है कि जिस तरीके से हमारे नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ईडी और सीबीआई बहुत आसान टारगेट है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता था इस तरीके से कि ये इनके हाथ की सरकार है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये सरकार की हाथ की है। तो ये चीजें चलती रहेंगी लगातार, लेकिन अगर कहीं ताला डाला है तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। जिस दिन आप निर्दोष साबित करोगे, देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको जेलों में। अनिल जी, आप अपनी बात रखिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया, चुनाव चूंकि नजदीक है इसीलिए लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है, चाहे कांग्रेस पर आईटी की कार्रवाई की बात हो रही हो या फिर आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है, ठीक चुनावों से पहले? देखिए, दो चीजें मैं इनसे पूछना चाहूंगा। इनकम टैक्स कानून कब बना, पीएमएलए कानून कब बना? शायद दोनों कानून बने जब कांग्रेस की सरकार थी। और ये बार बार ईडी की बात करते हैं, ये रिकॉर्ड में है कि 97% जो ईडी ने केसेस दर्ज किए हैं वो देश के जो एंटी नेशनल या एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज के जो लोग हैं, आम नागरिक है, उनके ऊपर किए। और सिर्फ 3% केसेस ही हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में है। और उसमें भी इस केस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम तो शुरू से कहते आए हैं। और आप देखिए इस केस में प्रूफ क्या हुआ, जो इनका विजय नायर है, वो जो इनका बीच का कंड्यूट था, वो कैलाश गौड़ौत जो मंत्री उनके घर पे रहता है, सीएम केजरीवाल के कैंप ऑफिस में बैठता है। उसने कहा, ये सारी चीजें प्रूफ क्या करती है? मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई, शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए। मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है।
जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है और आज देश की जनता डरी हुई है। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से। और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। तो अंग्रेजों के शासन काल से तुलना कर दी है मौजूदा दौर की। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता आप सभी सुन रहे थे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव निगम जी अभी जुड़े हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। क्या ऐसा कहा जा रहा है कि आप अगला नंबर सौरभ भारद्वाज और आतिशी का है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने उनका नाम लिया है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऐसा है, ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने की बात है। ये कोई पहली बार नाम थोड़ी कल आया है, ये पहले से उनके रिकॉर्ड में है। ये पहले से उनके रिकॉर्ड में नाम। लेकिन अब आतिशी ने भी कहा है कि उनका भी, वो भी जेल जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है? ये उसी कड़ी की अगली बात होगी, जैसा कि पहले शीर्ष नेताओं के साथ इन्होंने किया है। उसी प्रकार की ये एक आशंका की जा रही कि ऐसा करेंगे, क्योंकि अपने इनका मकसद सिर्फ यही है कि चुनावों में हमें किस प्रकार से रोका जाए। और अब इनको लगता है ये हम 4 नेताओं को लेके गए हैं, इनकी तो स्पीड अभी भी वैसे की वैसे ही है, बल्कि और स्पीड चुनावों की इनकी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा जो 31 मार्च को ये वही दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में रैली हुई है, इसको देख करके मैं समझ रहा हूँ ये बौखला गए हैं। तो अगले ही दिन जो है ये बातें भी उभर करके आने लगी और कह रहे हैं केजरीवाल साहब तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी को। कोऑपरेट नहीं कर रहे होते ये बात कैसे आ जाती? तो आपको लगता है ये महारैली की बौखलाहट है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया? एक बात ये है, हाँ। जो बात आप नहीं बता रही कि इनका नाम लिया गया, ये लोग चिंतित, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। हाँ। अरविंद केजरीवाल साहब तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपने जो सवाल उनसे पूछा उसका उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि भाई वो व्यक्ति मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो व्यक्ति इनको रिपोर्ट कर रहा था, बात खत्म हो गई। और आप एक तरफ वहां पर बता रहे हैं जाकर कोर्ट में कि साहब अरविंद केजरीवाल जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। तो ये भी अपने आप में कंट्राडिक्टरी बातचीत है। अगर कोऑपरेट न करते होते तो ये कैसे बातें आती सामने? उन्होंने वो साफ साफ बोल दिया कि वो, लेकिन ईडी की तरफ से ऐसा कहा गया कि वो कोऑपरेट नहीं करे और इसीलिए अब उन्हें तिहाड़ भी भेजा गया। देखिए आपके यहाँ पर सहयोगी भी हमारे यहाँ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं महारैली कैसी रही। आसिफ जी बताइए। देखो, महारैली का जवाब ऐसा रहा कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, सारा इलाका जाम हो गया। लोग भ्रष्टाचार से, महंगाई से, रोजगार से पीड़ित होकर सड़कों पे आए, 10 साल के झूठे जुमलों से बाहर निकले। आसिफ जी, ये बात भी सही है कि देखिए अभी तक ना कहा जा रहा था कि विपक्ष बहुत कमजोर है और इसी वजह से बीजेपी इतना उभर कर आ रही थी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष वाकई में कमजोर था और अब वो मजबूती आ रही है, कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? देश की जनता ना कल कमजोर थी ना आज कमजोर है। देश का आम आदमी देश की कमजोरी की बात नहीं, विपक्ष के कमजोर होने की बात। विपक्ष कमजोर ना कल था ना आज है। विपक्ष ने जब आवाज उठाई तब तक भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई। विपक्ष की आवाज का नतीजा था 5 जगह चुनाव हुए लोकसभा से पहले, भारतीय जनता पार्टी को 9.5 लाख वोट कम मिला। देश की जनता ने वोट कम दिया, ना कि बाहर से आए लोगों ने वोट दिया। तो इसलिए जब महारैली होती है, महारैली के बाद में प्रधानमंत्री अगले दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं जिस 41 कंपनियों को ईडी ने नोटिस दिया, सीबीआई ने, आईटी ने नोटिस दिया, बुलाया, उसके बाद उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। उसी की बात करते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि वो कहेंगे कि जो पीएम केयर फंड है उसके अंदर इतना 1000 करोड़ रुपया आया, मैं पारदर्शी से लाता हूं और वो कहता हूं कि ये पैसा मैंने वहां खर्च किया, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है। वो दिन दूर नहीं है, 4 जून के बाद में जब ये फैसला होगा कि पीएम केयर फंड के अंदर ये पैसा कहां से, कौन सी संस्थाओं ने दिया, किन किन मित्रों ने दिया, कहां से आया और देश के प्रधानमंत्री ने पैसा वो कहां खर्च किया। आज बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की बता रही है कि किस तरीके से बौखला कर नए जुमले दे रहे हैं। आज देश की जनता को रोजगार चाहिए, इनसे झूठे वादे नहीं चाहिए जो वादे कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, वो झूठे वादे नहीं करते, वो वादों पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे करती है, काम कोई नहीं करती। आज महंगाई का ये हाल है, सिलेंडर को 1100 रुपए खरीदना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी,
उन्होंने आज के दौर की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से कर दी, कह दिया कि आम जनता डरी हुई है और इसीलिए वो अपनी बात नहीं रख पा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। आम जनता तो डरी हुई है। आपने देखा माफ कीजिएगा, होगा। इस सवाल मेरा संदीप जी से था, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता डरी हुई है, ये एक राजनीतिक पार्टी के एक व्यक्ति का स्टेटमेंट हो सकता है। भारत जनता भला क्यों डरेगी? क्योंकि सरकार जनता चुनती है, जनता समर्थन देती है, जनता वोट देती है। और जो मौजूदा सरकार है वो कहीं पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार नहीं है जो डरेगी। तो भारतीय जनता ने चुना है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी जनता ने चुनी थी। उससे पहले जनता दल की सरकार रही, वो भी जनता ने चुनी। तो सरकार कोई भी रहे वो जनता की चुनी हुई रहती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जब कोई सरकार बदलती है तो जो लोग सत्ता में नहीं होते वो जरूर डर जाते हैं कि अब एक्शन होंगे, अब चीजें खुलेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति की ये भी एक परिपाटी है मैडम, कि जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो विपक्ष की चीजों को वो उधेड़ती है। आपने देखा होगा अमित शाह भी जेल में रहे, मोदी के खिलाफ भी जांचें हुई हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। आज बीजेपी की सरकार है तो लोगों की परतें खुल रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं। और जो लोग जेल जाएंगे, जो सीटें हारेंगे, वो डरेंगे। ये है तो डरेगा वो जो कमजोर हो रहा है। और आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कमजोर है और कमजोरी में डर लगता है। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन, अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कमजोर नहीं और उभर कर सामने आ रहा है। क्या टिप्पणी करेंगे आप, ये जो महारैली अभी हुई इस पर? मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, मुझे 2 मिनट देना। सबसे पहले तो आज आपके चैनल पे आपने नोट किया, संजीव जी ने अपनी स्टेटमेंट 2 बार बदली। पहले उन्होंने कहा कि ये आतिशी और आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी का नाम पहले से ईडी के रिकॉर्ड में है। फिर दोबारा उन्होंने बोला कि जब आपने पूछा कि सीएम केजरीवाल कोऑपरेट क्यों नहीं करे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करते थे। यानी कि जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की अभी, तब सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, मुझे और ये उनको रिपोर्ट करते थे। तो इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड चलते हैं। रिकॉर्ड में था और अब ये बताया। आप ये बताइए, सीएम केजरीवाल साहब अपने डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? आधा कोऑपरेट कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है उनकी कलाई खुलने वाली है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। अरे साहब, आप ये बताइए कि आपके कहने पे मंच से केजरीवाल साहब का फोटो क्यों उठाया गया? रैली के शुरू में फोटो था, क्यों आपके मतभेद सामने आ रहे हैं? और जहां तक आपने बात करी है, सर आपको बता दूं, महंगाई दर जब आपका शासन था 2013 में 10.5% थी महंगाई दर। आज चेक कर लीजिए 5% है। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिला, जो लोगों को रोजगार मिला। 12 करोड़ किसानों को फायदा होता है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दे रहे हैं। 225 करोड़ देश के लोगों का अगर जीवन बचा है तो 225 करोड़ वैक्सीनेशन मोदी सरकार ने दिए, जिसको कभी अब मोदी वैक्सीनेशन कहती है। आप और मैं आज जो डिबेट में बैठे हैं ना, शांति से बैठे, कितना भयानक पीरियड था कोविड काल में। देश ने मोदी जी की लीडरशिप में आगे बढ़ के वैक्सीनेशन डेवलप की और 225 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन देश में लगी। 81 करोड़ लोगों को उठाने के लिए फ्री राशन दिया जा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है। 11 करोड़ टॉयलेट बने, जनधन खाते 50 करोड़ से बने, 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सहायता मिली। पर यह आपको नजर नहीं आता। पर क्योंकि जो आपने भ्रष्टाचार किया, आपके प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूं तो 10 पैसे नीचे मिलते। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर केंद्र 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया उसके खाते में मिलता है। अगर वो लेट निकालता बैंक से तो उसका ब्याज भी मिलता है। पर क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप ये बताइए कि केजरीवाल साहब की फोटो क्यों हटाई वहां से? पर ये आप नहीं बताएंगे। और ये जो डर है सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी का, क्योंकि ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं, ये पूरा इनका किंग पिन था। जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, अभी तो यही, अभी जल बोर्ड का घोटाला आएगा, राजमहल का घोटाला आएगा, इनको देना पड़ेगा। और ये नया मीडिया में रहने के लिए डेली ऐसा आप देखिए, आज भी करिए, रोज संजीव जी, अच्छा बोलिए, कम शब्द में बोलिए। मैं एक कहूंगा, कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड के दौरान में जो कब से पहले टीके लगते थे, मेरे हाथ में लगा हुआ है, मेरी बाजू पे टीका लगा, किसी प्रधानमंत्री ने भी फोटो नहीं लगाई, किसी प्रधानमंत्री ने भी फोटो नहीं लगाई टीके ऊपर। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी, नहीं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी। ये सरकारों का काम है, ये सरकारें हमारे टैक्स से पैसा लेके
हमारे टीका लगवाती है। तो आप जब आपने नहीं लगवाई, ये हमारे पैसे का है, हमारा पैसा आपका कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। हमने जमुना के ऊपर लाशें देखी है, इस सरकार के अंदर करोड़ों लोगों की मौतें देखी है, सरकार की नाकामी हमने देखी है, सरकार की नाकामी हमने देखी है। किस तरीके से अर्थी जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिल रही थी, लाशों को दफनाया जा रहा था। 40 साल और किस तरीके से अगर हम बात करेंगे वो तस्वीरें सामने आंखें खुला देती है हमारी। शुक्रिया कीजिए मोदी सरकार का जो वैक्सीनेशन आपको लग गई। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात पूरी कर लूं, बीच में बोलने लगे थे। मैं कहूंगा किस तरीके से जो कोविड कंपनी से चंदा लिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो चंदा कैसे लिया, वो हमारे पैसे को ठेका देने के बाद में चंदा लिया गया। ये इससे बड़ी लस्ता देश के अंदर नहीं हो सकती, इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती। आप उन 10 कंपनियों से चंदा लेते हैं जिन कंपनियों का सैंपल फेल हो जाता है। ये नीति है भारतीय जनता पार्टी। हमारी जान बच दीजिए आप, देश की जनता की जान बचती है। उन दवाई कंपनियों से क्यों पैसा लेते हैं, क्यों पैसा लेते हैं हमसे, कौन सा घोटाला करते हैं आप? भेजिए ईडी को, भेजिए सीबीआई को, तहकीकात करें कि क्यों चंदा लिया गया उन लोगों से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। संजीव जी, ये टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, ये बताइए आम आदमी पार्टी को कैंपेन करने का टाइम तो मिल नहीं रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि आपके 2 और नेता जेल चले जाए, आतिशी खुद कह रही है, सौरभ भारद्वाज भी हैं, तो क्या उसके बाद भी सरकार जेल से ही चलती रहेगी? मोनिका जी, मैं अभी आपको बता रहा था, को शायद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, भाई इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं, जेल से सरकार चल रही है, सरकार अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिल्ली के लोगों के काम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। रही बात चुनाव प्रचार की, चुनाव प्रचार भी बढ़िया हो रहा है गठबंधन के सारे साथियों के साथ। और अभी अनिल गुप्ता जी बोल रहे थे, निगम जी ने जो है आपका स्टेटमेंट बदल दिया। भैया मैंने जो है ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपने पूछा था मोनिका जी, हाँ जी, लोग डरे हुए हैं, देश की जनता, तो देश की जनता है, मैं बता दूं सिर्फ देश की जनता ही नहीं डरी हुई है, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, बड़े बड़े दूसरे नेता, वो भी सब डरे हुए हैं। मजाल है किसी नेता के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए। अभी आपको याद होगा देश की जनता के डरने की बात मत करिए, आप ये बताइए कि आप आपस में एक दूसरे से डरे हुए। कर्नाटक से इनके सांसद है एक अनंत हेगड़े जी, उन्होंने कुछ बोल दिया था और उसके अंदर इन्होंने किस तरीके से उस व्यक्ति, उस सांसद की जावाज दबाई है, मजाल है कि बोल सके। तो ये तो हालत है देश के बाहर के लोगों को। 2 व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर और देश में पूरा जो है तानाशाही बचा रखा है। ये इनकी मजबूरी है कि वो लोग कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं क्योंकि सत्ता से बाहर थे अभी तक काफी दिनों से, अब ये सत्ता में है और उनकी वजह से है जो तानाशाही कर रहे हैं, तो इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा रहे। अब मैं बात करता हूँ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इनको कल कहा भी था जब ईडी कोर्ट में जा रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब, ये पीएम देश के अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसके परिणाम जो है आपको अभी नहीं तो बाद में जो है कहीं ना कहीं इसको आपको भी इसको झेलना पड़ेगा, आप बर्दाश्त करने पड़ेंगे आने वाले समय में। इस प्रकार की जो तानाशाही आप कर रहे हैं, चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, चर्चा हमारी जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में है और हो सकता है कि अब सौरभ और आतिशी की बारी हो। खुद आतिशी ने इस बाबत चिंता जाहिर की है, आशंका जाहिर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं रुक करना चाहूंगी संदीप चौधरी जी का। संदीप जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनसे पहले 2 और मंत्री जेल में थे और अब 2 और के नाम सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या भविष्य हो सकता है आम आदमी पार्टी का? देखिए मैडम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मेन फेस हैं वो जेल में गए हैं, और वो भी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, तो ऐसे में पार्टी की कमर टूट जाती है, क्योंकि पार्टी को चाहिए जो स्टार प्रचारक, जब स्टार प्रचारक भी जाते हैं चुनावी मैदान में तो वो रंग जमाते हैं, बात करने का तरीका, अपने विचार लोगों के सामने रखने का तरीका, उनकी अपनी एक्टिविटी होती है। लेकिन कहीं न कहीं इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी पर वो बड़ा प्रहार हुआ है, और जिस तरीके से अभी जो 2 चेहरे हैं वो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। मैं यही बात तो संजीव जी से पहले संजीव जी ने कहा बढ़िया चल रहा है चुनाव प्रचार, कहाँ पर हो रहा है चुनाव प्रचार?
देखिए ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही, इसको कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन देना, अपना आपको मोटिवेट करना। लेकिन हकीकत ये है कि बिना नेताओं के, बिना स्टार प्रचारकों के कोई प्रचार नहीं होता कई लोगों के बीच में। आप बताइए मुझे कौन सी रैली हो रही है, कहाँ पर लोग वोट मांग रहे हैं। तो ठीक है, सुनीता केजरीवाल जी को इन्होंने एक तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया है और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की कमी को सुनीता केजरीवाल जी पूरी कर दिखाई देंगी। लेकिन कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप संजीव जी, बताइए। देखिए ऐसा है, मोनिका जी पूछे कहाँ पर रैली हो रही, कहाँ पर प्रचार हो रहा है। तो हमारा जो प्रचार करने का तरीका है, दिल्ली में आज से नहीं, शुरू से हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में हमारा प्रचार चल रहा है। चार सीटों में आम आदमी पार्टी के जो है उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। वो अपने स्तर से अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। सुबह पार्कों में जाना, डोर टू डोर जाकर के लोगों को कॉन्टेक्ट करना, और महारैली जो हमारी हुई है 31 मार्च को, ये आपने देखा है। तो आप ये बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं भाई, हम आपको कैसे दिखावे क्या प्रचार कर रहा है। आप मांग रहे हैं मोबाइल का नंबर, पासवर्ड दे दो, आप मोबाइल, ये आप हमारी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं। भाई हमारा काम करने का तरीका क्या है, आपको जानने की क्यों उत्सुकता है। क्या आप अपने हिसाब से करिए जो आप कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अब वो तो परिणामों के बाद जब वोट पड़ जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कौन क्या है। तो इस तरीके की बातें ना करें। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी हम आपके तरीके होती तो हम आपको क्यों बताएं हम कैसे कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। हम आपकी एक बात, लेकिन संजीव जी प्रचार प्रसार छुप कर तो नहीं, प्रचार प्रसार तो खुले में होता है, मीडिया में भी। हाँ, लेकिन आपकी ये वाली बात सही है कि डोर टू डोर कैंपेन की जब बात हो रही है जी, तो पहले से कैसा करते चले आए हैं। हमारा जो प्रचार करने का तौर तरीका है वो नहीं है जो इनका है। कैसे करते हैं वो ये जानेंगे, हम कैसे करते हैं हमारा अपना तरीका है। हम शुरुआत से जिस चीज को, जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चले आ रहे हैं उसको हम अपना रहे हैं। ठीक है। इनको पता नहीं क्या इनको जानने की उत्सुकता है दूसरे साथियों को। तो देखें 31 मार्च की रैली भी दिखा दी हमने। 31 मार्च की रैली आप देखिए ना। आसिफ जी, किस तरह से इस मुद्दे को और उठाएंगे आगे, अगला कदम क्या होगा? विपक्षी की बड़ी पार्टी है कांग्रेस। देखिए हमारा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात चल रही है, भ्रष्टाचार। ये तो बीजेपी भी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो सड़कों पर। वो सड़कों पे बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारियों के साथ है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के हस्बैंड कहते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। फाइनेंस मिनिस्टर के पति कह रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी आप बताइए ना। जस्टिस नारायणा कहती है कि नोटबंदी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ कि 98% पैसा वापस आ गया और ब्लैक पैसा व्हाइट हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ। तो हम तो कह रहे हैं ये लड़ाई हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जिन लोगों को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनकी बात करते थे, उन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया। सरकारें तोड़ी गिराई, किस तरीके से हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा। बड़ी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री बोलते थे, कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला 48 घंटे में वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर उप मुख्यमंत्री। इससे बड़ा घोटाला हो सकता है, इससे बड़ी भ्रष्टाचार की बात हो सकती है। उन्होंने कहा किस तरीके से अलग अलग लोगों के नाम लिए, नाम लूंगा तो मैं थक जाऊंगा नाम लेते लेते। इतने लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत से किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। ईडी सीबीआई का डर दिखा के इन्होंने सरकारें तोड़ी और सरकारें बनाई अपनी, यही इनका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। हमारा मेन मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को चेहरे को उजागर करना, बदले की भावना को जनता के बीच लेके आना। कानून अपना काम करे, कोई नहीं रोकता कानून को काम करने के लिए। सड़कों पर आप उतरे हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही कि उनका नारा भी भ्रष्टाचार मिटाओ। तो हम तो कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नारा भ्रष्टाचार मिटाओ, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। किस तरीके से इन्होंने कहा हमने बेरोजगारी कंट्रोल किया, महंगाई को लेके आज भिंडी 120 रुपए किलो, टिंडा 150 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो। वो कह रहे महंगाई कहाँ नहीं है। आपने कहा 81 करोड़ को राशन दिया, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पकाने वाला तेल 200 रुपए लीटर, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। 50 रुपए का तमाम सब्जियां 100 रुपए क्रॉस कर गई हैं। आप देश की जनता को कैसे लूट रहे हैं, देश की जनता देख रही है। आसिफ जी बोलने दीजिए उनको भी, बोलिए अनिल जी। मोनिका जी, एक कहावत है, थोता चना बाजे घना। तो कांग्रेस को आजकल सिर्फ यही जो मुहावरा है इन पे बिल्कुल फिट बैठता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए और वो जग जाहिर है,
चाहे कोल घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, किस तरीके से इन्होंने किया, अगर वो कहेंगे तो पूरा डिबेट इसी में चलेगा। पर कहीं ना कहीं झूठ बोल के, क्योंकि अब ये भी ना झूठ पार्टी के साथ आ गए दिल्ली में। कांग्रेस में ये पंजाब में जरूर अलग अलग हैं, पर अब ये दिल्ली में आ गए हैं। इन्होंने जवाब नहीं दिया कि केजरीवाल साहब की फोटो क्यों हटाई मन से, क्यों डिफरेंसेस है। देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते थे घोटालेबाज, क्या लगते हैं आप, क्या रिश्ता है ये आपका? बोलिए जरा, रिश्ता क्या घोटाले पे, बताइए देश को। सर मैं ना, बताइए क्या घोटाला है, क्या रिश्ता है आपका? ये जोर से बताइए भाई साहब, क्या रिश्ता है आपका? जरा तमीज से बात परेशानी बताइए, रिश्ता क्या है? मैं तो आपसे इज्जत से बोल रहा हूँ, आप रिश्ता बताइए अपना। जोर से बोलने की आप भ्रष्टाचारियों का रिश्ता बताइए अपना, हम यही पूछ रहे हैं। रिश्ता बताइए भाई साहब अपना, जो भ्रष्टाचारी उनका रिश्ता बताइए आप। ये रिश्ता हमारा, ये हमने ईडी से कार्रवाई बंद करा दी, फाइल खो गई हमारी। किस तरीके से बात करते हैं, ईडी ने फाइल खोल दी। भ्रष्टाचार पे बोलिए, अच्छा लग रहा है। आसिफ जी आराम से प्लीज, और आप बात कर रहे हैं, बीच में टोकते हैं। अच्छा बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कैसे नेशनल चैनल पे करें, पर मोनिका जी आपको टोकना चाहिए। क्या लैंग्वेज है इनकी, किस तरीके से बात आप करते हैं? बात रखिए अपनी, अनिल जी बोलिए। इनको तमीज है। आसिफ जी थोड़ी देर प्लीज शांत हो जाइए। जब आपको टोकना चाहिए, जब ये करते हैं तो टोकना चाहिए। अरे आप मुझे भी मेरा काम बताने लगे, उन्हें विपक्ष को बता रहे तो समझ में आता है, मुझे भी समझा रहे। आप बात पूरी कीजिए अनिल जी, शांत आराम से, पानी पी लीजिए। क्योंकि इनका देखिए, अरे मैं बात पूरी कर रहा हूँ मोनिका जी, पर ये क्या है, ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज इनसे कहता हूँ, जितने इन्होंने नाम लिए, क्या किसी भी कभी अगर उन पे केस है तो बंद हुआ क्या? आप बताइए ना। और इस देश में कानून है ना, कोर्ट है ना। आप जो ये चैनलों पे आके बोलते हैं, मेरा निवेदन है, जाके एक PIL डालिए ना, कोर्ट में जाइए। क्यों नहीं जाइए? शराब घोटाले में अगर बेल नहीं मिल रही तो आप हम पे क्यों लगाते हैं? आप कोर्ट में जाके बोलिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो रोजाना चिल्लाती है ये। मैं अभी एक फिगर देख रहा था, जो भारत विश्व गुरु बनने वाला है, आपको जानकारी दे दूं, जो लेटेस्ट खबर है, GST कलेक्शन 2023-24 का पहली बार आजादी के बाद टैक्स कलेक्शन 20 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। ये है जो हम कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये इसका कदम है, चेक कर लीजिए। खाली चिल्लाने से नहीं होगा। देश किस तरीके से आज फॉरेन रिजर्व आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश में है। आज अगर हम कहते हैं अगर 81.5 करोड़ों को दिया है तो देश की सेवा, जनता की सेवा करना हम अपना धर्म मानते हैं। हम चिल्लाते नहीं है चैनलों पे। अगर हम कहते हैं 50 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, देश के लोगों को रोजगार मिला है, तो हम चिल्लाते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, देश के लोगों का अगर किसी ने जीवन बचाने की कोशिश की है तो मोदी जी ने की है। हम चिल्लाते नहीं, हम करके दिखाते हैं। अगर 12 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे, 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे अगर सब्सिडी मिलता है तो वो करके दिखाते हैं। पर क्योंकि आपका भ्रष्टाचार बंद हो गया है, इसलिए अब आप चिल्लाने लगे। अब आपका जो कमीशन, आप मुझे बताइए, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट स्कीम बोली, मोदी जी ने बोली, हम भी बोल रहे हैं, आपको चंदा मिला, आप वो चंदा वापसी करो जो 1600 करोड़ आपको मिला। और अब ये जो चुनाव चल रहा है, आप ये बताइए, इस चुनाव में आप खर्चा कहां से, आप हिमाचल से ला रहे कैश, आप कर्नाटक से ला रहे, आप तेलंगाना से ला रहे, आप दीजिए हिसाब। आप अपना हिसाब इनकम टैक्स को क्यों नहीं दिया? जबकि कानूनी जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा क्यों मिलता है? कि वो नेता जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर जो आरोप थे वो हट जाते हैं। जी मैं यही आपका बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। एक भी व्यक्ति बता दीजिए ये जिसका केस बंद हुआ हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या कहेंगे आप? प्रफुल्ल पटेल भी बोलेंगे, प्रफुल्ल पटेल बोलिए कुछ जरा। अरे मैं बता रहा हूँ, 4 दिन पहले क्लीन चिट दी है, बोलिए जरा, दिखाइए, अच्छा लगेगा, बोलिए आप चैनलों पे। मैं भी दिखाता हूँ, आप दिखाइए, आप दिखाइए क्लीन चिट के लिए। मैं कह रहा हूँ जिसका जेन्युइनली प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दी भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में, व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पे मेरा विरोध चंदे से नहीं है, मेरा विरोध उन चीजों से है। 41 कंपनियों ने ईडी ने रेड मारी और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उनसे है, ना कि चंदे से। किस तरीके से आपने चंदे को धंधा बना दिया? रेट डालिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। इस पे जवाब नहीं देंगे आप? संजीव जी बताइए, सुनीता केजरीवाल इस वक्त जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, महारैली में भी सम्मिलित हुई और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के विकल्प के तौर पर अब सुनीता केजरीवाल सामने आएंगी, लेकिन इसे लेकर पार्टी में आम सहमति नहीं है। क्या सही बात है ये? संजीव जी, आवाज नहीं मिल रही आपको मेरी? एक बार प्लीज, अगर संजीव जी को आवाज मिल पाए, टेक्निकल टीम प्लीज चेक कर लीजिए।
अच्छा संदीप जी, मैं संदीप जी का रुख करना चाहूंगी। संदीप जी को फिलहाल आवाज नहीं मिल रही है। संदीप चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस वक्त देश में स्थिति बनी हुई है, भले ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, शराब घोटाले की आंच थी ये, लेकिन इसे लेकर जो है अब दूसरे देशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है और कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए मोनिका जी, बहुत कि दूसरे देशों का, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनके दूसरे देश में नजर रखें। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो पार्टियों के लोग हैं वो विदेशों में, एक एनआरआई सेल होते सभी का, वो विदेशों में भी कार्य करता है। आपने देखा होगा मोदी जी का अमेरिका में किस तरीके का समर्थन मिलता है, किस तरीके का स्वागत होता है, दुबई में किस तरीके का स्वागत होता है। इसी तरीके से हर पार्टी के अपने अपने समर्थक हैं और वो इस तरीके की स्टेटमेंट या खबरें वहां पर लगवाते हैं, खबरें छपवाते हैं ताकि एक पॉलिटिकल या इंटरनेशनल एक के प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती। हमारे देश की समस्या है कि अगर मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ तो मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। ईडी मेरे घर आएगी, भी मेरे घर आएगी, मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। ये चीज कांग्रेस के साथ भी रही है, ये चीज बीजेपी के साथ भी रही है, आज ये चीज आम आदमी पार्टी के साथ है या हेमंत सोरेन के साथ है, तो इनको इसको फेस करना पड़ेगा। इसमें विदेशी ताकतें कोई रोल में होना चाहे तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है, या उनके कोई स्टेटमेंट मैटर करते हैं। जहाँ घोटाला होगा वहाँ चर्चा होगी। चलिए एक बार संजीव जी का भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि सुनीता केजरीवाल जो है वो बहुत उभर कर इस वक्त सामने आ रही हैं और ये भी चर्चा है कि अब सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के विकल्प के तौर पर सामने आएगी। हालांकि पार्टी में इसे लेकर आम सहमति नहीं है। अरे भाई, ये भाई हास्यास्पद बात आप कह रही हैं। सुनीता जी उभर करके आ रही हैं, वो उनकी धर्म पत्नी है, आज से नहीं भगवान राम के जमाने से है। धर्म पत्नी की बात नहीं हो रही सर, राजनीतिक तौर पर बात हो रही है। देखिए उनके ऊपर अगर कोई संकट है, किसी प्रकार का है, कि कोई तकलीफ है, कोई वो मुसीबत में है, तो वो बराबर साथ दे रही, जा रही, जेल भी जाती है मिलने, पार्टी में भी आती है। कोई भी धर्म पत्नी करेगी। हम पॉलिटिकल मंच की बात करें, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो अगर महारैली में जा रही है, सम्मिलित हो रही है, ये पॉलिटिकल टेक है जी। उनका कारण देखिए, जेल जाती हैं, जेल में मिलना उनका ही होता है, जेल पे वो जाती हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, वो उन्हें मालूम है अच्छी प्रकार से। तो वो आकर के दूसरे आदमियों को तो कोई ये रहा है नहीं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाए। अगर वो वहां जाती हैं तो वो आकर के मंच पे बात भी रखती हैं। तो अब नहीं तो मतलब एक व्यक्ति ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, ज्यादातर लोगों को जाने की वहाँ परमिशन नहीं है, बड़ा लिमिटेड लोगों को जाने का है। तो वो जाती है वहां पर, वो जो भी संदेश कहते हैं वो संदेश आकर के तो आप ये कह रहे हैं कि वो खाली संदेश सामने रख रही है, उनका कोई पॉलिटिकल अपना फिलहाल उनकी कोई भूमिका नहीं है और भविष्य में होगी भी नहीं। अब इस समय क्या होता है, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं। अभी जो आप देख रही हैं वो तो सामने है, आपके सामने है ना, चीजें आप देख रही हैं। वो जेल में मिलने जाती हैं, जेल में उनको क्या वो बोलते हैं, क्या कहते हैं। वो महारैली में शरीक भी हुई थी ना, वो महारैली में भी गई थी। महारैली में हेमंत सोरेन जी की भी पत्नी आई थी और संजय सिंह जी की पत्नी आई थी, सत्येंद्र जैन की भी पत्नी आई थी, सारे लोग वहां पे थे। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा अच्छा, यानी अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, वैसे तो आपकी पार्टी कह रही है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, अगर चूंकि उसकी भी एक समय सीमा है संविधान के हिसाब से कि कब तक जेल में रह के वो सरकार चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुनीता केजरीवाल जो है पद पर आएंगी, पार्टी दूसरे लीडर। हाँ जी, बताइए। उनका जी अगर मगर के जो आपके प्रश्न है कि हाइपोथेटिकल, इसका कोई उत्तर बनता नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल, अरे आप प्रवक्ता है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अगर मगर तो फिर हम ये भी डिस्कस ना करें कि आने, फिर आप ये मत बताइए कि चुनावों में ये होगा वो होगा, फिर तो हम बात ही ना करें। देखिए जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको विचार करेंगे। अभी इसमें विचार करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ कह रहे हैं, संदीप जी कुछ कह रहे हैं आपसे, हाँ बोलिए। संजीव जी मोनिका जी ये जानना चाहते हैं कि अभी वो एज ए मैसेंजर रहेंगी या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की रैली में उन्होंने 20 मिनट का भाषण दिया तो उनको लीडरशिप सौंपी जा सकती है, क्या वो भविष्य की राबड़ी देवी साबित होगी? तो मोनिका जी का ये सवाल है, आप स्पष्ट बताइए, क्या उनके अंदर वो काबिलियत है? चलिए, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे, इनके शब्द समझ में आ गए तो बताइए। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसे जैसे समय आता जाएगा, कोई अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती तब हम उस पर विचार करेंगे।
अभी हम लोगों ने कोई इस तरीके का विचार किया ही नहीं है। मतलब अभी अंदर तो खाने संजीव ऐसी जी, कोई बात नहीं हो रही है। ये बात तो आप मानते हैं ना? सीधी बात है संजीव जी, ये बात कि वो डायरेक्ट जाती संजीव जी, है जेल में, जब भी ज्यादा हुआ उनका तो वो मिल करके आती है, उन्होंने जो भी बातें उनको कहना है, जो संदेश देना है, वो आकर के पार्टी के साथियों के साथ जो है शेयर करती हैं। नहीं तो मान लीजिए वो कहीं ये और इतना करे, आसान कहीं नहीं और होता कि करे। कोई इस तरीके से पॉलिटिकल भाषण दे रहा है। खैर देखिए, छोड़िए। संजीव जी, ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि जो शराब घोटाले में जो नीति बनाई थी बीजेपी ने, उसको सॉरी आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने उसको वापस लिया। इसका मतलब दाल में काला था। और जो पहले कानून है, इसमें इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है, आपको भी मालूम है। तो अभी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के चांसेस नहीं है। ऐसे में अगर सौरभ भारद्वाज और आतिशी अंदर चले जाते हैं तो कौन होगा जो कमांड करेगा पार्टी को, पार्टी के नेताओं को? और 2024 बताइए जल्दी, वो आप- वक्त की जरा वो आप कमी है। हमारे का हिस्सा है। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी चिंता आप तब ही ना देश करें। जानना जब भी चाहता कोई है, समय आएगा तो हमारे थोड़ा पास हुआ है। नेताओं की कमी देश नहीं है, जानना ठीक है चाहता है, ना? आप और तो आपने जानना यही बात चाहता आपने है। कहा वो कानून वापस तो लिए। चलिए ठीक है, कानून कम शब्दों में बात अमेंडमेंट करते हैं। जी किसानों के लिए बनाए थे और ठीक है। 750 अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इमोशनल कार्ड भी खेल रही है, कई कई मंचों से जब संबोधित किया जा रहा है आम जनता को, तो बहुत इमोशनली संबोधित किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है अनिल जी, क्या इसका फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? कैसे देखते हैं आप इसे, बताइए। मोनिका जी, मैं आपका जवाब दूं उससे पहले एक बात देखिए, कल हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि किस तरीके से 100 कॉल्ड कथित सीएम ने डायरेक्शन ईडी कस्टडी से दिए। कल हाईकोर्ट ने कहा ईडी को इसको इन्वेस्टिगेट सर, करे। कथित नहीं है, और वो ये अभी तो रिपोर्ट, मुख्यमंत्री अरे हैं, सुनिए, अभी ये इस्तीफा का दिया है। अरे ये टेक्निकल सुन लीजिए, मैं पूर्व नहीं बोल रहा, मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। कथित बोला आपने? हाईकोर्ट ने कथित नहीं, सुनिए पूरी बात को। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा है कि किस तरीके से कथित, वो बोला है मैंने कि वो रूलिंग जो दी है, जो ऑर्डर दिया है, कथित ऑर्डर बोला है, ठीक है, ठीक क्योंकि है। ईडी कस्टडी से दे नहीं सकते वो। ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ईडी करके राजधानी कोर्ट में देगा, जो केजरीवाल वहां बोलती थी। और अब इनकी पार्टी में वर्चर्स की लड़ाई शुरू हो गई है, कल के घटनाक्रम से देखिए। और जिस तरीके से ये सुनीता केजरीवाल जी, क्योंकि मैं इस बात से डिफर थोड़ा करता हूं बाकी के स्टैंड से, क्योंकि वो भी एक IRS अधिकारी रही है और वो अच्छे ढंग से प्ले खेल रही है जिस दिन से बना है। पर जिस तरीके से वो 2 ऑर्डर्स में कुछ उनको दिक्कत होने वाली है, मुझे लग रहा है, क्योंकि किस तरह के, या तो प्रूव करना पड़ेगा उनको, पर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब सुनीता केजरीवाल जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये लग रहा है जी। लेकिन अनिल जी, आपको नहीं लगता अगर सुनीता केजरीवाल जी आ रही, क्योंकि जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो तरीका था ना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जो बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चुनाव था, वो काफी इन्फ्लुएंसिव था, तो आपको लगता है कि चाहे इमोशनल कार्ड के जरिए ही, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा? मोनिका जी देखिए, एक होता है टीवी में डिबेट करके चुनाव लड़ लो, टीवी में रोजाना मीडिया इन्वाइट करो, चुनाव लड़ लो। एक होता है धरातल पे। हम विश्व की लार्जेस्ट पार्टी है, देश के 10.5 करोड़ बूथों पे हम लड़ रहे हैं, दिल्ली के 13,800 बूथों पे लड़ रहे हैं। मेरा बीजेपी का कार्यकर्ता इंक्लूडिंग मैं और मेरे शीर्ष नेता डेली बूथ पे रहते हैं। मैं ये तो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। पिछली बार एनडीए को 27 करोड़ वोट मिले थे, इस बार हम 35 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। हर बूथ की हमने को चिन्हित करके अपने कार्यकर्ता लगाए हुए हैं। तो चुनाव बूथों पे लड़ा जाता है। मीडिया उसमें नेचुरली थोड़ा सा एक नैरेटिव सेट करने बनती है, पर खाली अगर मैं रोजाना टीवी पे डिबेट पे करता रहूं, मेरा कार्यकर्ता करता रहे, तो शायद चुनाव नहीं हुआ। हमें नीचे जाके लोगों को बताना पड़ता है। जितनी हजारों स्कीमें 10 साल में, और मोदी जी ने कहा है, ये पहली बार हुआ आजादी के बाद कि मोदी सरकार ने कहा कि हम अपने 10 साल के कामों के दम पर चुनाव में जा रहे हैं, पॉजिटिव बातों लेके। ये तो किसी ने आज तक नहीं कहा। लोग तो नारे देते थे, हम तो नारे नहीं, हम तो बता रहे हैं कि जो हमने 10 साल में काम, और मैं गिनवा रहा हूं आपको, मेरे पास हर चीज का जवाब है, किया है। और जो हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र था 2019 का, 98% ज्यादा उसमें वादे पूरे हुए हैं। आर्टिकल 370 हमने किया है। ठीक है। कितने सारे मैं आपको बताऊं, पूछ लूं? तो इससे हम अपने नीचे आसिफ जी बूथ पे कुछ जाके पूछना काम चाह रहे हैं आपसे? अनिल जी अली जी 2 करोड़ आसिफ जी सुनिए जी क्या ये पहले जी, बोलिए। आसिफ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा 98% आपके वादा पूरे हो गए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था आपका, हो गया पूरा? गरीबी रेखा से नीचे लेके आएंगे, आगे नीचे सिलेंडर की कीमतें कम करेंगे, आपने 400 से 1100 कर दी। आपने कहा देश के अंदर मुद्रा की बात, मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर बोलिएगा। मैं आपको आराम से सुन रहा हूँ, अब सुनने का मादा रखे। आपने कहा मुद्रा, देश के अंदर 1.5 लाख रुपए कर्ज आपके 70 साल में कभी नहीं हुआ। आपके 10 साल के शासनकाल में हर आदमी के ऊपर आपने 1.5 लाख का कर्ज लाद दिया। ये पैसा क्यों लिया आपने, कहाँ खर्च किया?
जो जो नौकरियां थी आपने खत्म कर दी। आपके पेपर लीक घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, किसी को नौकरी ना मिले, ना दलित ना ओबीसी कोई नौकरी ना ले पाए, पेपर लीक करते रहो, ना जॉब मिलेगी, उम्र खत्म हो जाएगी। ये आपकी पॉलिसी है, इसी के तहत आप राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता आपको देख रही है, आपके वादे झूठे वादे देश की जनता 4 जून को सब बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कम शब्दों में संजीव निगम जी से पूछना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में। संजीव जी, कहा जा रहा है कि केजरीवाल फंस गए, लेकिन अब सौरभ और आतिशी को उन्होंने लपेट लिया है। नहीं 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 नहीं, ये उन्होंने सही बात जो भूलना चाहिए, जो कहना चाहिए, उन्होंने कोई घुमा फिरा करके तो बात की नहीं है। ईडी ने जो प्रश्न किया उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब उसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई कयास लगाना है तो आप लोग लगाते हैं भाई। उन्होंने जवाब अगर सीधे दे दिया, अभी सीधे नहीं देते तो भी तकलीफ होती कि साहब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। भाई जो बात सही है, जो कयास हम नहीं लगा रहे, आतिशी खुद कह रही है कि हो सकता है वो भी गिरफ्तार हो जाए, हम थोड़ी कयास लगा रहे हैं जी। जो उन्होंने ये बात कही कि साहब वो जवाब कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो बात थी उन्होंने बता दिया। अब गिरफ्तार करना है या आपको बुलाना है, जो आपको करना है ये करेगी, ईडी करेगी। हमने अपनी तरफ से जो चीजें थी वो हमने बता दिया, ये ऐसा वैसा ऐसा ऐसा है, आप गिरफ्तार। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाई। नहीं, देखिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने तो सीधे सीधे बातें बता दी। जो जिसे आप कहते हो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, भाई उन्होंने सीधे सीधे बात बता दी। कि मुझे नहीं मालूम है कि वो नायर जी किसको कहते थे, किसको अगर क्या कहा, हमें तो नहीं कहा। उन्होंने, अरविंद जी ने कहा अगर हमसे कोई बातचीत होती तो हम आपको उसका जवाब देते। उन्होंने इनसे कहा है, इनकी जानकारी में है, आप चाहो तो आगे आप। चलिए, इससे ज्यादा पूछ के मैं आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगी। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।